नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदा और प्रोजेक्ट को लेकर कुछ दिक्कतें हुई तो क्या करते हैं? जाहिर है रेरा का दरवाज़ा खटखटाते हैं। रेरा से न्याय मिला तो ठीक, नहीं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जाते हैं। फिर भी असंतुष्ट हुए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आमतौर पर ऊपरी अदालतों के फैसले नज़ीर बनते हैं। लेकिन क्या हो अगर दो राज्यों में तकरीबन एक जैसे केस पर हाई कोर्ट से अलग अलग फैसला आ जाए? जाहिर है दुविधा बढ़ेगी। पहले इस रिपोर्ट के जरिए मामले को समझिए, फिर कानूनी एक्सपर्ट्स के जरिए मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे समझिए कि भारतीय रियल एस्टेट में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1 मई 2017 से लागू किया गया। उस दौरान रियल्टी प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्थिति में थे, यानी कुछ बन चुके थे, कुछ बन रहे थे और कुछ बुनियादी तौर पर शुरू हुए थे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि कौन से प्रोजेक्ट इस कानून के दायरे में आएंगे और कौन से नहीं। तो इस पर रेरा एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि जिस दिन से रेरा कानून लागू हुआ उस दिन तक जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, उन प्रोजेक्ट्स को रेरा कानून लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लेकिन राज्यों में कंप्लीशन की परिभाषा में फर्क देखने को मिलता है। हाल में प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेकर तकरीबन एक जैसी समस्या पर बिल्डर और ग्राहक के बीच का विवाद बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में अंतर देखने को मिला, जिसको लेकर कानून के तमाम जानकार और घर खरीदार दुविधा में नजर आए। तो आज इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे कि रेरा एक्ट क्या कहता है, प्रोजेक्ट के पूरा होने की परिभाषा क्या है, आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी क्या परिस्थितियां हों जिनके लिए आप कानूनी रास्ता अपना सकें। आप अगर इस तरह की दुविधा में हैं तो आपको क्या रास्ता लेना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं महादेव बिड़ला, सीए हैं और रेरा के अच्छे जानकार हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित केडिया, प्रेसिडेंट रेरा इंडिया एजुकेशन एंड रिसोर्स फेडरेशन। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले महादेव जी, मेरा सवाल आपसे होगा, सरल शब्दों में समझाइए कि होम बायर और डेवलपर के बीच का क्या मामला था जो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। इस केस में क्या कुछ फैसला सुनाया बॉम्बे हाईकोर्ट ये इसमें ऐसा मामला था, जो लोडा डेवलपर्स प्रोजेक्ट में जो होम बायर्स थे उसमें से एक होम बायर ने कंप्लेन करी थी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने, और उन्होंने अपनी कंप्लेन में कंपनसेशन का रिलीफ मांगा था। और उन्होंने ये रिलीफ मांगा था कि जो लोडा डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने पार्ट प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, उसके लिए उन्होंने रिलीफ मांगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब उन्होंने कंप्लेन करी तो रेरा में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उस पे ऐसा आदेश दिया कि भाई अलोटी जो होम बायर है उनको कंपनसेशन अवार्ड किया गया था 2 लाख रुपीस का और 2,70,000 रुपीस का। जो कंपनसेशन अवार्ड किया गया था वो किया गया था डेफिसिट इन द रेरा कारपेट एरिया का जो डिफरेंस था उसके लिए कंपनसेशन अवार्ड किया गया था। इस रेरा के आदेश आने के बाद जो प्रमोटर है लोडा डेवलपर, उन्होंने इस आदेश को सीधा हाईकोर्ट में ले जाकर चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि जो लोडा डेवलपर का प्रोजेक्ट है जिसमें 40 फ्लोर तक रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उन्होंने ये आदेश दिया तब उन्होंने ये कंसीडर किया, उन्होंने ये मानते हुए ये आदेश दिया कि 40th फ्लोर तक महाराष्ट्र का जो लोकल अथॉरिटी है उन्होंने इस पे पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू कर दिया। और रेरा के कायदे के अनुसार जब किसी प्रोजेक्ट पे, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था 1 मई 2017 को, अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहिए और उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पर इस मुद्दे में सबसे बड़ा इशू ये आया कि पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को कंसीडर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उन्होंने रेरा का जो आदेश था उसको खारिज कर दिया गया। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे में सबसे बड़ा जो पॉइंट है डिस्कशन का और जो डिबेट का पॉइंट है कि क्या पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे रेरा
प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का एग्जेम्पशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो वाकया महादेव जी ने बताया, इस केस में 40 मंजिल तक पार्ट ओसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, लेकिन अगर हम रेरा एक्ट की बात करें तो पार्ट ओसी को लेकर रेरा का कानून क्या कहता है, क्या लिखा है रेरा के कानून में? देखिए, जो सेक्शन 3 है रेरा का, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और कहाँ पे नहीं है। उसके अंदर जो लिमिट है 8 और 500 स्क्वायर मीटर की, 8 यूनिट और 500 स्क्वायर मीटर की, वो तो अपन लोग को सबको जानकारी है। इसके अलावा एक जो उसके अंदर बहुत स्पष्टीकरण कर रखा है वो ये है कि अगर 1 मई 2017 जो डेट है जिस दिन नोटिफाई होके और ये एक्ट जिस दिन लागू हुआ था पूरे देश भर के अंदर, अगर उस दिन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो उस तरह के उन प्रोजेक्ट्स को कहीं भी रेरा के एक्ट के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये अपन हर एक्ट के अंदर एक सनसेट क्लॉज होता है और एक टाइम लिमिट होती है जहां से अपन देखते हैं कि आगे मूविंग फॉरवर्ड वो किस तरह से चीजें चलेंगी। तो सेक्शन 3 बहुत स्पष्ट कहता है कि जो भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है वो रेरा के दायरे में नहीं आएगा। अगर इस तरह की कोई भी प्रोजेक्ट जिस तरह से पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की एक परिपाटी है महाराष्ट्र के अंदर, कई जो दूसरे राज्य हैं उसके अंदर ऐसी परिपाटी नहीं है, तो वहां पे अगर कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है तो वो रेरा की एम्बिट से बाहर आ जाता है। लोडा डेवलपर के अंदर भी 40 मंजिला जो इमारत थी उसके अंदर पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका था। उसके कारण जो ये जजमेंट आया उसके अंदर यही तय हुआ कि क्योंकि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया था, ये प्रोजेक्ट रेरा के दायरे में नहीं आता और रेरा के दायरे से बाहर रखा जाए। महादेव जी, इस केस में रेरा ने बिल्डर पर जुर्माना लगाया और फिर बिल्डर ने अपीलेट ट्रिब्यूनल को बाईपास कर सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कानूनी तौर पर यह कितना सही और क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल पर इससे भरोसा कमजोर नहीं होगा? जी नहीं, इस पे अपीलेट ट्रिब्यूनल पे भरोसा कमजोर नहीं होगा, बट कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कि ये मुद्दा था जुरिस्डिक्शन को लेकर और एक एफिकेसियस रेमेडीज होती है, उसके बेसिस पे ये मुद्दा सीधा हाईकोर्ट में ले जाया गया। इस मुद्दे में ऐसा था कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो थे रेरा अथॉरिटी में, उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि लोडा डेवलपर को प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो क्या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऐसा आदेश दे सकते हैं रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं? तो जुरिस्डिक्शन को लेकर जब मुद्दे को चैलेंज किया जाता है तो वो सीधा हाईकोर्ट में ले जाकर चैलेंज किया जा सकता है। तो इससे अपीलेट ट्रिब्यूनल पे भरोसा कम होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास एक मुद्दा अलग पॉइंट को लेकर जाता है और हाईकोर्ट में जो मुद्दा जाता है वो एक स्पेशल अपन कह सकते हैं स्पेशल कारण या स्पेशल रीजन की वजह से वहां पे जाता है। अमित जी, एक आम घर खरीदार को इस फैसले से क्या कुछ सीख लेने की जरूरत है? क्योंकि महाराष्ट्र में पार्ट ओसी को लेकर घर खरीदारों में दुविधा बनी रहती है। कहीं कहीं टावर बन जाते हैं, एमिनिटीज अधूरी रहती हैं, लोग प्रोजेक्ट में रहना शुरू कर देते हैं और निर्माण भी चलता रहता है। ऐसे में किस प्रोजेक्ट को तैयार माना जाए और किसे अधूरा? कंप्लीट प्रोजेक्ट की परिभाषा क्या है? देखिए, जब से रेरा आया है ये बहुत, जैसे पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, बहुत स्पष्ट है कि 1 मई को या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। अब जो होम बायर हैं उनको ये बहुत स्पष्ट तरीके से जब भी वो प्रोजेक्ट के अंदर खरीदारी करें, उनको बहुत स्पष्ट तरीके से प्रोजेक्ट को देख लेना चाहिए, उसका जो ब्रोशर है उसको देख लेना चाहिए, उसकी जो रेरा साइट है वहां पे उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एमिनिटीज, क्या क्या और कमिटमेंट्स डेवलपर ने दिए हैं वो सब देख लेनी चाहिए, सबसे पहली चीज। उसके बाद के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ये कहीं एक समस्या है या एक प्रचलन है कि पार्ट ओसी का है, बाकी पूरे देश के अंदर इस तरह का पार्ट का कुछ नहीं है। फेज में जरूर एक डेवलपर ओसी ले सकता है, कंप्लीशन दे सकता है, लेकिन उस फेज में भी उसको जो चीज देखनी है वो ये देखनी कि जो कॉमन एरियाज हैं वो कॉमन एरियाज उसने कंप्लीट कर दिया है।
चीज ऐसे नहीं चलेगी कि 2 फेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, फर्स्ट फेज के अंदर उसने टावर खड़े कर दिए और सेकंड फेज के अंदर बाकी के टावर और कम्युनिटी एम्यूनिटीज लेके आएंगे। कारणवश कि जो पहले फेज के अंदर जो भी अलॉटीज आ गए हैं उनको अपन दूर नहीं रख सकते जिस कॉमन एम्यूनिटीज के पैसे वो दे के आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो डेवलपर को और जो अलॉटीज है उनको ये बहुत स्पष्ट ध्यान रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट फेज अगर कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट का खत्म होता है तो उस फर्स्ट फेज में ही उसको कॉमन एम्यूनिटीज मिल रही है। दूसरी चीज जो अलॉटीज को बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है लेकिन उसकी जो कॉमन एम्यूनिटीज कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कई बार अपने डेवलपर ले लेते हैं, कारणवश अपन सब जानते हैं कि किस तरह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट कई बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे देती है या जो इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स हैं या आर्किटेक्ट्स दे देते हैं। उस चीज को बड़ा स्पष्ट तरीके से जो अलॉटीज हैं वो बिल्कुल नजर में डाल ले कि भाई क्या तो फिजिकली अपने वहां पे प्रेजेंट है और क्या उन्होंने पेपर में दिया है। अलॉटीज के ऊपर कहीं भी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, बिगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना फिजिकल उसको वेरीफाई किए चीज को लेने की। बिल्कुल, यानी घर खरीदारों को काफ़ी बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि बिल्डर अगर रहने की अपील कर रहा है तो क्या उसके पास सारी मंजूरियां हैं, और अगर कागजी तौर पर मंजूरियां हैं भी तो ग्राउंड रियलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट में बुनियादी ज़रूरत का निर्माण अभी अधूरा है। अच्छी बात यह है कि रेरा आने के बाद से आम घर खरीदार के पास बिल्डर और प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ है। रेरा की वेबसाइट पर हर वो ज़रूरी डिटेल्स उपलब्ध रहती है जो प्रोजेक्ट या बिल्डर से जुड़ी है। यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आगे बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के एक और फैसले की जो काफ़ी कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसका आदेश अलग है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के 2 ऐसे फैसलों पर जिनका सीधा असर आप पर यानी घर खरीदार पर पड़ता है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने बात की बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की और अब चलते हैं इससे मिलते जुलते केस की ओर जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस बार भी महादेव जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। मद्रास हाई कोर्ट में जो मामला आया उस पर कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया, पहले तो ये बताइए कि क्या था पूरा मामला और बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश इसको देखते हुए कैसे अलग है। जी दीपक जी, मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था वो ऐसा था कि एक प्रोजेक्ट जो था सारे शेल्टर्स का, उसमें जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी जो था उन्होंने रेरा में, तमिलनाडु रेरा में ऐसा कंप्लेन फाइल किया था और उन्होंने ग्रीवेंस, उनका जो रिलीफ था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए और उसमें कॉमन अम्यूनिटीज का काम पेंडिंग था, उसमें ड्रेनेज फैसिलिटी का काम पेंडिंग था, काफी सारा जो प्रोजेक्ट का काम था वो पेंडिंग था। तो उन्होंने रेरा में कंप्लेन करी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और सारी अम्यूनिटीज का काम पूरा किया जाए। जब ये कंप्लेन फाइल करी तो जो प्रमोटर रियल एस्टेट डेवलपर थे उन्होंने ऐसा वहां पे जो अपना डिफेंस में ऐसा आर्गुमेंट लिया कि भाई ये कंप्लेन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अब मैं यहाँ आपको ध्यान देना चाहूंगा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था उसमें जो मुद्दा था वो पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर था और यहाँ जो पॉइंट था वो था कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर। तो क्योंकि रेरा आने से पहले इस प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया था तमिलनाडु जो लोकल अथॉरिटी थी वहां की उन्होंने, तो रेरा अथॉरिटी ने ऐसा जजमेंट दिया कि ये प्रोजेक्ट पर रेरा एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये कंप्लेन को खारिज किया जाता है। जब ये कंप्लेन खारिज कर दी तमिलनाडु रेरा अथॉरिटी ने, तो जो एसोसिएशन थे उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल में उन्होंने ये आदेश दिया कि क्योंकि इसमें जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया गया था 2014 में वो इम्प्रॉपर था। इम्प्रॉपर इसलिए था क्योंकि प्रोजेक्ट में जब कॉमन अम्यूनिटीज का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जा सकता है। तो उन्होंने जो वैलिडिटी, जो लीगलिटी ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट थी उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठा के उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि रेरा अथॉरिटी को इस केस की सुनवाई मेरिट को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए और
इस पे रेरा रजिस्ट्रेशन या जो रेरा एप्लीकेबिलिटी होती है। इस आदेश को लेकर जब यह आदेश दिया गया रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, तब प्रमोटर ने, रियल एस्टेट डेवलपर ने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट में फिर यही फैसला सुनाया कि क्यों कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी थी उन्होंने प्रॉपर्ली विदाउट वेरिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू किया, इसीलिए ये जो कंप्लेन है वो मेंटेनेबल है और इसको रेरा अथॉरिटी कंप्लेन को सुनेगी। और हाईकोर्ट ने ऐसा भी आदेश दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि रेरा अथॉरिटी जो कंपेटेंट अथॉरिटी है उसको भी डायरेक्शन इश्यू करेगी और उस पर भी एक्शन लेगी कि उन्होंने जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू किया है वो बिना वेरिफिकेशन के, बिना सारी चीजें देखे कैसे इश्यू किया है। तो अल्टीमेटली मुद्दा जो हुआ, जो फैसला सुनाया गया, वो अलॉटीज के फेवर में सुनाया गया। अमित जी, महादेव जी ने दोनों मामलों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। दोनों मामलों में दोनों कोर्ट का रुख अलग है। जाहिर है स्थानीय हालातों को ध्यान में रखते हुए फैसले में फर्क स्वाभाविक है, लेकिन प्रोजेक्ट के पूरे होने की सही व्याख्या क्या है, कानून क्या कहता है? मद्रास हाईकोर्ट के अंदर तो जो डेवलपर है उन्होंने एक, मैं ब्लंडर ही बोलूंगा इस चीज को, कि उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आधी बात को तो मान लिया और आधी बात जो कॉमन एरियाज वाली चीज थी उनको नहीं माना, और उन्होंने फ्रूडलेंट तरीके से, मैं बोलूंगा इस चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से, जो अथॉरिटी है या उनसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया, विच इज एब्सोल्युटली वायलेटिंग द लॉ ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, विच इज, जो इसको सैंक्शन करके दे रही है उनको भी उन्होंने वायलेशन कर दिया। और कहीं ना कहीं जो मिसरिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया, वो मिसरिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली रेरा अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने कर दिया। तो दोनों ही पार्ट के ऊपर उन्होंने एक गलत सर्टिफिकेट जारी करने की कोशिश की, जिसको मद्रास हाईकोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि इस तरह का एक मेयर सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट जिसका पीछे कोई आधार नहीं है, वो चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक बात है। ये मद्रास हाईकोर्ट ने। महादेव जी, ऑक्यूपेंसी और पार्ट ऑक्यूपेंसी पर तकरीबन एक जैसा केस और दोनों में फैसला अलग। अगर एक आम घर खरीदार जो इस तरह की सिचुएशन में है, उसे क्या समझना चाहिए इन फैसलों से? मेरा हम आज होम बायर, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दोनों जजमेंट है, राइट, अभी इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इस जजमेंट के बारे में हम जब भी क्लियर कर पाएंगे जब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और इसके ऊपर डिसीजन होगा। और बीइंग एन होम बायर, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा जब कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट या डिफरेंट व्यू होते हैं अथॉरिटीज के, तो इसका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में एक रिकमेंडेशन जाना चाहिए, एक डिलिबरेशन जाना चाहिए, जिसपे ऐसे मुद्दों को लेकर एक यूनिफॉर्म डिसीजन या रूल अपने को बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो रेरा कायदे में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। रेरा एक्ट बोलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो अगर मैं होम बायर के एंगल से सोचूं तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है वो होम बायर के हित में नहीं है, ऐसा प्राइमा फेसी कहा जा सकता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्रो बिल्डर है या ये भी नहीं कह सकते प्रो होम बायर है, बिकॉज ऐसा जजमेंट भी नहीं होना चाहिए कि जिससे बिल्डर को है जो हायर कॉस्ट लगे। बट नो डाउट ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का कहीं रेरा कायदे में प्रावधान नहीं किया गया है। अमित जी, अंतिम सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि रेरा एक कानून है जो काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबल है। इस लचीलेपन की वजह से राज्यों की रेरा अथॉरिटीज़ में कहीं ना कहीं ऐसी व्याख्या कर दी है जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, और इसका हर्जाना पूरी तरह से घर खरीदारों को भुगतना पड़ता है। कैसे देखते हैं इसको आप? जहां तक आपका सवाल का उत्तर है, कहीं ना कहीं अलग अलग रेरा अथॉरिटीज को जब ये इशू दिया गया कि वो अपना जो रूल्स है वो रूल्स अपने वो खुद बना ले, वहां पे कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं गलती हो रही है। उस गलती में ये है कि अपने मन मुताबिक कई अथॉरिटीज सरकार द्वारा उसको डाइल्यूट कर रही है। जैसे कि बंगाल के अंदर WB हीरा आ गया, कुछ और स्टेट्स के अंदर जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
जो एक्ट के अंदर अपने बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर रहा था कि 1 मई 2017 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, उन्होंने अपने रूल्स के अंदर डेफिनेशंस के अंदर चेंज कर लिया, कुछ और एड ऑन कर दिए कि अगर इतना परसेंट माल बिक गया तो उसको भी मैं कंप्लीट मांगूंगा, या अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अगर एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी, चाहे वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने नहीं दिया है तो भी मैं उसको कंप्लीशन मानूंगा। इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है पूरे अपने देश के अंदर। जैसा कि महादेव जी ने बताया कि इस चीज को सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को देखना चाहिए, और ये बहुत क्लियर और स्पष्ट शुरू से था कि इस एक्ट को डाइल्यूट किए बिना अगर आपको रूल्स लेके आना चाहें तो आप जरूर लेके आइए, लेकिन आप इस एक्ट को डाइल्यूट नहीं करेंगे। वो चीज जो अभी हो रही है, चाहे 45 दिन के अंदर अलॉटी का कैंसिलेशन का है, उसका पैसा वापस देने की बात है, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डिटेलिंग की बात है, इस चीज को आप रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केसेस जाएंगे, इनका जो भी डिसीजन होएगा वो पूरे देश में लागू होएगा, लेकिन उसके पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग भी कोई गाइडलाइंस ले आए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी मोटे तौर पर इस चर्चा के बाद जो बात निकल कर आई है वो ये है कि घर खरीदार अगर किसी प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं या निवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको विवाद का सामना ना करना पड़े, उनका पैसा सुरक्षित रहे, तो थोड़ा दिमाग खपाने की जरूरत है। सिर्फ रेरा नंबर देखकर निश्चिंत मत हो जाइए, प्रोजेक्ट और बिल्डर की बारीक जानकारियों को रेरा के जरिए जुटाइए। इस तरह के विवाद और उन पर आए फैसले राज्यों के आधार पर आपको अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा सतर्क रहिए और घर खरीदार के तौर पर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी रखिए। अमित केडिया जी, महादेव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन यदि रियल एस्टेट से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है, शो को लेकर आपकी कोई राय है, तो आपका स्वागत है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की हर आर्थिक अपडेट के लिए बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।